देखिए भाई साहब, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं ना, और ख़ासकर उसमें जो हिंदू जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो यूपी बिहार के लोग हैं, उनको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कितने बड़े मुगालते में हैं। एससी कैटेगरी के लोग अपनी आबादी बढ़ाने के लिए मुसलमान और ईसाई में भी जो दलित जातियां हैं उनको एससी का दर्जा दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो एससी आदेश है, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950, उसमें बदलाव करके पैरा 3 को हटा दिया जाए और मुसलमान ईसाई धर्म में जो दलित जातियां हैं उनको भी एससी का दर्जा मिल जाए, जिससे कि इनकी आबादी बढ़ जाए। यानी कि ईसाई और मुसलमान में भी वो एससी कम्युनिटी का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। और इधर हम सामान्य वर्ग के लोग, हिंदू सवर्ण लोग, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख में जो सवर्ण हैं, जो जनरल हैं, जो अनारक्षित हैं, अगर उनको अपने साथ जोड़ने की बात हो तो सवाल उठाने लगते हैं कि इनके साथ क्यों जुड़ेंगे आप। अरे भाई, आपको 15% बताया जा रहा है, 5% बताया जाता है, 10% बताया जा रहा है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि आपने खुद सबसे अपने को अलग काट रखा है। तो आपको पता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है। आज के समय पर आप प्रतिबंधित समाज हैं। आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। 22% सीटें आपके लिए प्रतिबंधित हैं। ग्राम प्रधानी का चुनाव हो, क्षेत्र पंचायत का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, वार्ड मेंबर का चुनाव हो, फिर ऐसे ही आप नगर निगम का, नगर पालिका का, मेयर का चुनाव हो, टाउन एरिया के चेयरमैन का चुनाव हो, या इनके वार्ड मेंबरों का चुनाव हो, आप 50% सीटों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हो जाते हैं। नहीं, जिसको लोग आरक्षण कहते हैं वो आरक्षण नहीं है, वो प्रतिबंध है। तो आपको लोकतंत्र में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हो गया। आपकी आवाज ही नहीं जा पाएगी सदन में। आबादी कम बता करके आपको सबसे अलग थलग कर दिया गया और आप एकदम खुश हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात यह है कि अपनी समस्या को आप देख नहीं पा रहे हैं। बिहार में जब आप पर हमला हुआ था जंगल राज के दौरान, हमला किसने किया था? ओबीसी ने नहीं, हमला किया था माओवादियों के शक्ल में एससी कम्युनिटी की जातियों ने। और आप निशाने पर किसको लेते हैं? ओबीसी को। एससी कम्युनिटी की राजनीति जब उत्तर प्रदेश में चली वामसेफ की, तो उसने तिलक तराजू और तलवार का नारा दिया और आपके वोट से बनी भाजपा ने उसी को समर्थन देकर के 1 बार, 2 बार, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। धर्म का आपके विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कहीं मूर्तियां फेंक रहे हैं क्या? ओबीसी समाज के लोग कहीं मूर्तियां फेंक रहे हैं क्या? अगर ओबीसी समाज का कोई नेता ऐसा कर भी रहा है तो वो एससी कम्युनिटी के अंबेडकरवादियों का, वामसेफ के समर्थकों का विश्वास या वोट हासिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो आपको ये सब देखना होगा कि आपके हित कहां से असुरक्षित हो रहे हैं। और अगली एक बात, सरकार की सारी योजनाएं आपके खिलाफ हैं, सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं। और जब मैं कह रहा हूं आपके खिलाफ हैं, तो जितना ही वो ठाकुर, ब्राह्मण, लाला, भूमिहार के खिलाफ है, उतना ही पठान, शेख, सैयद के खिलाफ हैं, उतना ही सिख समुदाय के अनारक्षित वर्ग के खिलाफ हैं, उतना ही वो जैन समुदाय के अनारक्षित वर्ग के खिलाफ हैं। लेकिन आप उनसे तालमेल नहीं बना रहे हैं, जिससे कि आप अपने खिलाफ बन रही सरकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा सके। कोई योजना नहीं बना रहे हैं। तो मैं जो राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आज संकल्पित हुआ हूं, वह इसीलिए कि इन मुद्दों को ध्यान में रखा जाए जो हमारी जिंदगी से वास्तव में जुड़े हुए हैं। और इसके लिए हमें क्या करना है? ओबीसी समाज से हमारा कोई टकराव नहीं है। वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने से वो ओबीसी हो गया है। उसके पहले वो हमारी ही तरह से जनरल था। और 2019 में जब ईडब्ल्यूएस आ गया है, तो सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण मिल जाने से अब सामान्य वर्ग और ओबीसी एक बराबर धरातल पर आ गया है। कुछ नियमों में विसंगतियां हैं, लेकिन ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर है वो सामान्य वर्ग का है, 8 लाख से जिसकी अधिक इनकम है।
और सामान्य वर्ग में भी जो 8 लाख से कम की इनकम का है वो ईडब्ल्यूएस के नाते संरक्षित आरक्षित वर्ग का है। तो इसलिए भारत की राजनीति जो आज़ादी के पहले से ही सामान्य वर्ग के खिलाफ चल रही है, सत्ता में सामान्य वर्ग बैठा लेकिन उसके खिलाफ चल रही है, उसे समझने की ज़रूरत है, उसे बदलने की ज़रूरत है, उससे निपटने की ज़रूरत है और अपने लिए भी सोचने की ज़रूरत है। नहीं तो आज आप सोचिए कि जिस समय आपकी डबल इंजन सरकार कही जा रही है, सत्ता में है, उस समय भाई साहब आपके मंदिरों से मूर्तियां फेंकी जा रही हैं, आपके बहू बेटियों के साथ बलात्कार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आईएएस अफसर कहता है कि ब्राह्मण की बेटी लाओ, हमारा बेटा संबंध बनाएगा। सर बीएन राव का जो संविधान निर्माण में योगदान है उसकी चर्चा करने पर अंबेडकरवादी प्रोफेसर बुद्धिजीवी उनको चाय पिलाने वाला कहकर अपमानित कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू और इंदिरा की मान्यता थी उसको छोड़ करके वह पार्टी पूरी की पूरी कालसी राम की भक्ति में डूब जाती है। भाजपा पंचतीर्थ बनवाती है डॉक्टर अंबेडकर के सरकारी खजाने से। तो आपका है कौन ये सोचिए। इसीलिए कह रहा हूं कि सामान्य जन चेतना मंच को एक सामाजिक संगठन के रूप में ज्वाइन करिए और इस सामाजिक संगठन के माध्यम से जो राजनीतिक पार्टी गठित होने जा रही है उस राजनीतिक पार्टी से आप जुड़िए। अगर आप प्रत्यक्ष नहीं जुड़ सकते तो अप्रत्यक्ष जुड़िए। अगर आप राजनीतिक पार्टी में नहीं जुड़ सकते तो सामाजिक संगठन में जुड़िए। अगर आप समय नहीं दे सकते तो संसाधन देने में सहयोगी बनिए। अगर आप समय और संसाधन दोनों नहीं दे सकते तो मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए, बात यहां से वहां फैला दीजिए। बताइए कि कोई पंकज त्रिपाठी हैं जिनके विचार से आप भी सहमत हैं। तो मेरे भाइयों, आप सबको समझना पड़ेगा। आज आप हमसे मिलने आए हैं, आपके मन में कोई भाव आया तभी तो आप आए। अगर यही भाव और लोगों के मन में आएगा तो देखते देखते यह समूह बन जाएगा। और आप तो 4 लोग जो मिलने आए हैं, आप तो ओबीसी समुदाय के हैं। आपको भी लगा होगा कि हम जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ तर्क है, कुछ न्याय है, कुछ संविधान सम्मत है। संविधान भी अपना है और धर्म सबका अपना अपना है। हम कहीं संविधान के विरोध में हो ही नहीं सकते। संविधान के विरोध में तो वे हैं जो संविधान को अपना बता करके नंगा नाच कर रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए। आप सब यहाँ आए, इसका स्वागत है। और आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप मेरे साथ जुड़िए और हमारे साथ जुड़िए और हम सब मिलकर के कारवा बनाएं, अपने हक की आवाज़ उठाएं, प्रतिबंधों से लड़ें, तनिक न डरें, कभी ना हारें, कभी न झिझकें और अपने हक को लेकर हम आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।